ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸੈਯਦ ਕਾਸਿਮ ਰਸੂਲ ਇਲਿਆਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। आओ सुनिए सैयद कासिम रसूल इलियास की गलबात उमर खालिद की बाबत। इलियास साहब, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद। इलियास साहब, शुरू ऐसे करते यहाँ से करते हैं कि थोड़ा सा हमारे जो लिस्टर्स हैं या व्यूअर्स हैं उनको बताना हो ब्रीफली कि उमर के खिलाफ केस क्या है सरकार का, जिसकी वजह से उसको 5 साल से यूएपीए के तहत जेल में फेंका गया है। सो ब्रीफली क्या चार्जेस लगाए हैं उसके ऊपर? देखिए, उसके ऊपर बुनियादी तौर पे चार्जेस ये है कि वो उसको दिल्ली के जो दंगे हुए थे 2020 में, उसका मास्टरमाइंड बताया गया। और ये कहा गया कि ये इन्हीं लोगों ने इसको दंगों की साजिश रची थी और दंगे करवाए थे यहाँ पे। हालांकि उमर खालिद जिस जमाने में दंगे हुए थे उस जमाने में दिल्ली में थे भी नहीं। वो सीए की लड़ाई लड़ रहे थे, तो वो बिहार के दौरे पे थे उस वक्त में। और तो उमर के खिलाफ चार्जेस जो फ्रेम किए गए, चार्जेस जो भी अभी तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस चल रहा है, लेकिन जो चार्जशीट में जो चार्जेस हैं उसमें सिवाय इस विटनेस के स्टेटमेंट के और कोई चीज़ नहीं है। और दूसरी बात यह कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में उमर खालिद भी वन ऑफ द पर्सन है। तो व्हाट्सएप ग्रुप के ना एडमिन को गिरफ्तार किया गया, ना उसके अंदर और लोग हैं, उसमें सिंगल आउट किया उमर खालिद को। और जब ये बात कही गई कि उमर खालिद के उसमें पोस्ट भी नहीं है सिरे से, तो ये कहा गया कि वो साइलेंट वो है, आपके कंस्पिरेटर है। तो इस तरह से ये पूरा केस जो है वो फैब्रिकेटेड है, कॉन्कॉक्टेड है और बहुत फेक किस्म का लगाया गया है। उमर खालिद की एक स्पीच हुई थी अमरावती में, जो वहाँ पे एक वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम था, उसमें एक स्पीच उन्होंने दिया था। उस स्पीच में एक जुमला था कि ट्रंप आएंगे तो हम उनको बताएंगे कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी किस तरह किधर जा रही है। तो उसमें ट्रंप आएंगे तो हम उनको बताएंगे, इस तरह जुमला एक निकाला उसमें से, और उसी को चार्जशीट में दिया गया। हमारे वकील ने कहा कि आपने ये जुमला कहाँ से लिया? तो उन्होंने कहा कि हमने रिपब्लिक टीवी से लिया। रिपब्लिक टीवी से पूछा कि आपने कहाँ से लिया? तो उन्होंने कहा अमित मालविया के ट्वीट से लिया। तो हमारे वकील ने ये कहा कि तो ठीक है, हम पूरी स्पीच सुना देते 20 मिनट की। तो 20 मिनट की पूरी स्पीच जो है वीडियो वहां पे दिखा दिया गया कोर्ट रूम के अंदर। और उसने हमारे वकील ने पूछा हमारे जज से कि आप बताइए इसमें इस स्पीच में कौन सी चीज ऑब्जेक्शनेबल है। उमर तो ये कह रहे हैं कि अगर वो हमारे ऊपर में पत्थर यानी लाठियां चलाएंगे तो हमको फूल देंगे, हमको जेल डालेंगे तो हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते हुए चले जाएंगे, हम भगत सिंह की बात करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन साथ में ले चलेंगे। गांधी की, भगत सिंह की, कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात है उस पूरे वीडियो के अंदर। तो उन्होंने बताया कि इसमें कौन सी चीज ऑब्जेक्शनल है? कोई चीज ऑब्जेक्शनल नहीं है। तो असल में ये पूरा ही यानी और उसके बाद चूंकि यूएपीए लगा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, यूएपीए का कानून देखिए, आम आम जो सीआरपीसी की और सीपीसी की दफात हैं उसमें तो ये कहा जाता है कि पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूफ अदरवाइज। इस केस में उल्टा होता है, ए पर्सन इज गिल्टी अनलेस प्रूफ अदरवाइज। तो इसमें ये यानी बेल के स्टेज पर ही आपको ये प्रूफ करना पड़ता है कि आप गिल्टी नहीं हैं। अदरवाइज आमतौर पे ये होता है दूसरे जो हमारे सेक्शंस हैं उसके अंदर कि इसमें पुलिस को बताना पड़ता है कि आप गिल्टी हैं। इसमें इसमें जो विक्टिम है उसी को प्रूफ करना पड़ता है कि मैं गिल्टी नहीं हूं। तो आमतौर पे जो लोअर कोर्ट है वो बेल नहीं देती है, लेकिन उमर के केस में तो अजीब गरीब बात है कि पहले लोअर कोर्ट ने रिजेक्ट की, फिर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। तो सुप्रीम कोर्ट में 9 महीने में 14 बार एडजर्नमेंट हुआ। वहां से जब वापस लेके फिर लोअर कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट में आए दोबारा। तो ये है उमर के खिलाफ केस। इलियास साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि 5 साल हो गए, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, जैसे आप बता रहे हैं कि एविडेंस भी बहुत ज्यादा वीक है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की मंशा क्या है ये सारा कुछ करके? आर दे ट्राइंग टू टेरराइज स्टूडेंट लीडर्स या स्टूडेंट एक्टिविस्ट, या मुस्लिम कम्युनिटी में फियर पैदा कर रहे हैं? मतलब व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड इट आपके देखिए, अंडरस्टैंडिंग में? दो बातें बहुत साफ है इसमें। पहली बात तो ये कि ये जो हमारे यहाँ सीए की मूवमेंट चली थी,
वो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, मुसलमानों की हिस्ट्री के अंदर ये अजीब व गरीब बात है कि ये मुसलमानों की ट्रेडिशनल लीडरशिप ने नहीं शुरू की। ये स्टूडेंट्स ने और विमेन्स ने, औरतों ने महिलाओं ने शुरू। और ये पूरी मास मूवमेंट बन गई। पूरे इंडिया के अंदर 287 प्लेसेस के ऊपर शाहीन बाग बने थे। तो कोई स्टेट ऐसा नहीं था जहां पे शाहीन बाग न बना। तो ये मास मूवमेंट खड़ी हो गई थी। गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा था कि ये मूवमेंट कैसी खड़ी हो गई, और इसको दबाने की, खत्म करने की हर तरह की साजिश की गई, लेकिन ये मूवमेंट खत्म नहीं हुई। तो कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से वो बंद हो गया मामला, अदरवाइज ये मूवमेंट चल रही थी। तो उनको ये लगा कि ये तो एक नई लीडरशिप खड़ी हो रही है कम्युनिटी के अंदर, नई नस्ल, नए नौजवान। इसलिए कि देखिए, अब जितने लोग भी इस चार्जशीट में 95 की जो चार्जशीट है, इस चार्जशीट में जितने लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं वो सब यूथ हैं, नौजवान हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो ओल्ड एज का आदमी होगा, सिवाय एक आदमी के। तो इसमें उनको ये लग रहा था, हुकूमत ने समझाया कि भाई जब तक कि इन बच्चों को हम लंबे वक्त तक जेल में न डाल दें, ताकि इनके अंदर से हौसला जो है, अज़्म जो है, इरादा जो है, हिम्मत जो है, वो टूट जाए पूरी तरह से। मुझे ये लगता है इसका मंशा यही है। यही वजह थी कि उनके ऊपर में इतने संगीन किस्म के चार्जेस लगाए गए। और आप ये देखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ आपको, 800-900 विटनेसेस थे हमारे यहाँ। अगर केस बहुत वीक है तो पुलिस ये करती है कि लंबी लंबी चार्जशीट बनाती है। अब आप देखिए, पहली चार्जशीट में उम्र का नाम नहीं है, 17,000 पेज की चार्जशीट। उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उम्र का नाम आया। तो तकरीबन 30,000 पेजेस की चार्जशीट है जो लाई गई है। 900 विटनेसेस हैं, और विटनेसेस भी अननोन हैं। अननोन इन द सेंस उनके नाम नहीं दिए गए हैं, अल्फा बीटा गामा इस तरह की बात कही जा रही है। तो कहना ये है असल में कि ऐसा केस को इतना लंबा बनाया जाता है चार्जशीट को, कि अदालत को पढ़ते पढ़ते ही समय लग जाए, और उसमें जरा हो तो लंबी बात लगे, तो 10-15 साल ऐसे ही निकल जाए। उसके बाद अगर एक्विटल होता है तो ठीक है, 10-15 साल तो आपने जेल में डाल दिया किसी आदमी को। तो ये है पूरा मंशा उसके पीछे। और आप देखिएगा कि हमारे यहाँ जितने भी ड्रैकोनियन लॉज आए हैं, चाहे टाडा आया हो, चाहे पोटा आया हो, उसमें कन्विक्शन रेट 1% है। और इसके यूएपीए के अंदर भी 2.3% कन्विक्शन रेट है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बनाए ही जाते हैं ड्रैकोनियन लॉज इस तरह से कि भाई आपको लंबे वक्त तक जेल में डाल दिया जाए, प्रोसेस पनिशमेंट बन जाता है। राइट, राइट। इलियास साहब, मैं आप जानना चाहूंगा कि अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, या जो टीम उमर खालिद की रिहाई के लिए लड़ाई लड़ रही है, उनका अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? क्योंकि बेल तो रिजेक्ट होगी और उसका काफी हल्ला भी मचा उस बात को लेके। यहाँ तक कि जो नहीं, अभी सुप्रीम चंद्रचूड़ ने भी सुप्रीम कुछ बड़ी डैमेजिंग स्टेटमेंट्स दी हैं। सो अब क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा? नहीं, अभी तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन तो हमने शुरू कर दिया ना। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे केस है। अभी हम्म। 27 तारीख को हियरिंग थी। 27 तारीख को पुलिस ने फिर ये कहा कि हम जवाब अभी नहीं दे पाए हैं, 2 हफ्ते का टाइम और उन्होंने मांगा। तो जज ने ये कहा कि भाई मैंने आपको ये बता दिया था कि ये इस आज की डेट में मैं फाइनल हियरिंग करूंगा और केस को डिसाइड करूंगा। तो आपने चार्जशीट क्यों, इतना वक्त, 1 महीने का पूरा वक्त आपको दिया था, तो आपने जवाब क्यों नहीं दाखिल किया? तो वो बहुत अच्छा खासा डांट लगाई है जज ने। उसके राइट, बाद उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम मांगा, तो उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम नहीं दिया। उन्होंने इसी फ्राइडे को, आने वाले कमिंग फ्राइडे को, अब केस फिर दोबारा शुरुआत होगी। राइट। तो इस बार तो देखिए, इतना हंगामा हुआ है हाई कोर्ट की बेल रिजेक्शन के बाद में मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर, इतना हंगामा हुआ है कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी किसी हद तक के दबाव में है। और उसको ये महसूस हो रहा है कि अगर हमने भी रिजेक्ट किया बेल को, तो फिर अच्छा, दूसरी बात ये कि अब तो हर चीज खुलकर सामने आ गई ना। चार्जेस के ऊपर में क्या, चार्जेस पे बहस शुरू हो गई अब, यानी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पे बहस चल रही है। तो एक एक चीज खुलकर सामने आ रही है कि पूरा कंकॉक्टेड, पूरा फैब्रिकेटेड किस्म के चार्जेस हैं जो लगाकर इन लोगों को डाला गया है। राइट। इलियास साहब, मैं जानना चाहूंगा इस वक्त उमर खालिद की हालत कैसी है जेल में? किस तरह के इसकी चैलेंजेस हैं? किस तरह से वो अपना वक्त वहां पे गुजार रहा है? थोड़ा उसके बारे में अगर बताना चाहें तो। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उमर खालिद और उनके जितने दोस्त हैं, हम्म। उनमें किसी का भी हौसला नहीं टूटा है। हम्म। वो बहुत डिटरमिन्ड है, और वो ये कहते हैं कि अगर हम दोबारा बाहर आएंगे तो हम अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि उमर खालिद को इन्होंने एक सेपरेट सेल में रखा है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। और वो 3-4 घंटे सुबह में, 3-4 घंटे शाम में निकालते हैं। तो उनके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, तो ज्यादातर टाइम अपना पढ़ने में गुजारते हैं।
तो अब तक तकरीबन 150 किताबें बुक्स उन्होंने पढ़ ली हैं। वो मंगाते रहते हैं हमसे, हम भेजते रहते हैं, वो पढ़ते रहते हैं। कभी कभी आर्टिकल लिख देते हैं। अब आर्टिकल लिख के भेजना भी बहुत मुश्किल होता है, जब वो कोर्ट में आते हैं तो उस वक्त हैंड ओवर कर देते हैं किसी को भी। तो इस तरह से वो पब्लिश हो जाते हैं, यहाँ के न्यूज़पेपर्स में या पोर्टल्स पे आ जाते हैं। हम्म। और तीसरा काम ये कि वो इंटरनेट तो है नहीं, टेलीफोन है नहीं, तो कुछ टीवी है, कुछ पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, यही पढ़ के वो टाइम गुजारते हैं। उनसे हम्म। हमारी हर हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात हो जाती है, 15 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए। और कोर्ट में हम लोग कभी कभी जाके मुलाकात कर लेते हैं। राइट। जो आपकी जो फैमिली है उसके लिए कैसे चैलेंजेस है, क्योंकि जब ऐसे केसेस किसी पर डाले जाते हैं तो अक्सर देखा जाता है उनको सोसाइटी में लोग ऑस्ट्रासाइज कर देते हैं, उनके बारे में गलत गलत धारणाएं बनाएंगे, उनसे बाइकआउट कर लेंगे, मिलना जुलना बंद कर देंगे। कई बार कोई नेबर भी आपको आके तंग परेशान कर सकता है। थोड़ा उसके बारे में बताएं कि फैमिली के लिए कौन सी चुनौतियां हैं, कैसे चैलेंजेस हैं इस वक्त। नहीं, देखिए, इस मामले में तो हमारे हमें उल्टा बिल्कुल मिल रहा है। लोग बहुत हमको यानी हमदर्दी हिम्मत दे रहे हैं। बंधाते हैं और मुलाकात करते हैं, घर पे भी आकर जहाँ भी जाना होता है तो अब बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। कई प्रोग्राम अब तक हो चुके हैं दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर भी। बड़े बड़े प्रोग्राम और बड़े बड़े फंक्शन हो चुके हैं। अच्छे खासे लोग आते हैं मेरे घर पे, काफ़ी कई लोग आ चुके हैं। हम्म। प्रकाश राज जो एक फिल्म एक्टर हैं, वो आ चुके हैं, स्वरा भास्कर आ चुकी हैं, और प्रशांत भूषण हैं, और अपूर्वानंद हैं। ये सब लोग हमारे घर आके वो यानी हमको वो करके गए हैं। तो और मुलाकातें भी होती रहती है हर जगह, जब ये मालूम होता है कि मैं उमर का फादर हूँ। वैसा भी मैं भी अननोन पर्सन नहीं हूँ सोसाइटी में, लेकिन फिर भी हम्म। अब मेरी पहचान उमर के फादर की हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ये कि अच्छी अच्छी सहानुभूति मिलती है जहाँ भी जाना होता है, दिल्ली में, इंडिया में, कहीं भी। इवन बाहर भी, अमेरिका वगैरह में मैं हम्म। पिछले 2 साल पहले इसी उम्र के इश्यू पे अमेरिका गया था। तो वहाँ भी कई प्रोग्राम हुए थे। तो ऐसी हमारे साथ तो दूसरा ही रवैया है लोगों का। सब राइट। लोग मिलते हैं, सहानुभूति करते हैं, और बताते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, जो भी हेल्प चाहिए हम देने को हम्म। तैयार हैं। तो इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है। और हम ये राइट। कहना चाहते हैं कि हमारे जो वकील हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, लोअर कोर्ट में हो, चाहे कपिल सिब्बल हो सुप्रीम कोर्ट में, ये सब प्रो बोनो काम कर रहे हैं। राइट। वैसे आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि कल इसी मंच पे हमारे साथ अपूर्वानंद साहब से भी बात हुई थी, जिस जी मंच पे आप जी बात कर रहे हैं। जी आखिर में जी। इलियास साहब आपसे एक ही सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आप सिमी के साथ भी जुड़े रहे हैं। हम्म। सिमी को जैसे बैन कर दिया गया, लेकिन आरएसएस, बजरंग दल जैसी ऑर्गेनाइजेशन खुल्लम खुल्ला काम कर रही हैं। क्या आपको लगता है ये सारे के पीछे एक पैटर्न है कि माइनॉरिटीज के साथ जुड़े हुए ग्रुप्स को ब्लैकलिस्ट कर देना, उनके नौजवानों को पकड़ के जेलों में डाल देना, जो बाकी दंदराते फिरते हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही? डू यू सी ए पैटर्न बिहाइंड इट? बिल्कुल बिल्कुल एक पैटर्न है। और हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि बैन कर दिया सिमी को। और आप सोचिए कि 2001 में बैन किया था, सुप्रीम हम्म। कोर्ट में आज तक वो मैटर हियरिंग पे नहीं आ रहा है। हम्म। कितने साल हो गए, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ट्राइब्यूनल, पहले ट्राइब्यूनल 2 साल के लिए बैन होता था, 5 साल के लिए बैन हो गया, क्योंकि अमेंडमेंट लाकर इन्होंने 5 साल कर दिया उसको। तो इतनी बार बैन पे बैन लगता है, जबकि सिमी के यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि उनकी एज लिमिट है 30 ईयर्स। 30 ईयर्स के बाद में एक आदमी ऑलरेडी रिटायर हो जाता है। तो अब राइट। तो वो इतने साल तो, जो खेप थी वो तो खत्म हो गई है ही नहीं, हम्म। लेकिन बैन कंटिन्यू चल रहा है। हम्म। तो ये एक मसला है। उसके बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया। हम्म। तो मेरा ख्याल से ये मुसलमानों की जो ऑर्गेनाइजेशन नौजवानों के अंदर कुछ उनके अंदर उत्साह और वो चीज़ें पैदा कर रही थी, उनको इन्होंने बैन करना शुरू किया कि वो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा ग्रुप खड़ा होते देखना नहीं चाहते हैं जो कम्युनिटी के अंदर, नौजवानों के अंदर कुछ हिम्मत, कुछ धारस, कुछ हम्म। आगे बढ़ने का हौसला पैदा कर सके, और जो सरकार के गलत नीतियां हैं उसको चैलेंज कर सके। जो समाज के डिस्क्रिमिनेटरी ग्रुप्स हैं, कमजोर ग्रुप हैं, मार्जिनलाइज तबके हैं, उनका साथ खड़े हो सके, ऐसा ये सरकार नहीं चाहती है। तो एक पैटर्न है पूरा कि माइनॉरिटी के अंदर, खासतौर से मुसलमानों के अंदर, अगर कोई ग्रुप खड़ा हो रहा है या कोई ग्रुप हिम्मत वाला है, तो उसको कैसे क्रश किया जाए, कैसे उसको पाबंदी लगाई जाए, एक पूरा पैटर्न इसके अंदर हमको दिखाई देता है। राइट। इलियास साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। हमारी शुभेच्छाएं आपके साथ। फिर धन्यवाद। भी कोई बात रह गई हो मैं नहीं पूछ सका आपसे, अपनी तरफ से ऐड करना चाहे कर सकते हैं बिफोर लेट यू गो, जाने से पहले। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि असल में ये उमर खालिद की केस में आप ये देखिएगा कि सीए तो एक इशू था जो अभी खड़ा हुआ, डिस्क्रिमिनेटरी टाइप का कानून बनाया गया था।
लेकिन उमर खालिद जेएनयू के अंदर अगर आप देखेंगे तो उमर खालिद की पूरी लड़ाई हम्म। इसी तरह से मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए खड़े होते हैं। रोहित वेमुला का मामला आया तो उसके लिए वो खड़े हुए, या उनका खुद पीएचडी का जो थेसिस था वो झारखंड के ऊपर था, झारखंड के ट्राइबल्स पर था, उस पर उन्होंने काम किया। वही उनको पीएचडी अवार्ड हुई उसी उसी बुनियाद पर वहाँ के। और हर वक्त वो हमको जंतर मंतर पर ही उमर खालिद नजर आते थे, कोई ना कोई इशू लेकर वो मैदान में होते थे, या या वहां लड़ाई लड़ते थे। खुद ये एक 2016 में जो इशू बना था, आपके इल्म में होगा, वो कश्मीर का इशू था कि एक कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस के नाम से उन्होंने एक प्रोग्राम किया था। उस पर इतना हंगामा हो गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग और ये और वो, बहुत सारे इल्जाम लगे उमर पे। ऐसे ऐसे बेहुदा इल्जाम लगे कि उमर खालिद 2 बार पाकिस्तान चला गया, हालांकि उसके पास पासपोर्ट ही नहीं है। यानी उमर की खास बात ये थी कि उसने पासपोर्ट इसलिए नहीं बनाया था कि मुझे बाहर नहीं जाना है, इसी देश के अंदर काम करना है और समाज के कमजोर लोगों के लिए काम करना है। तो उसने पासपोर्ट नहीं, हमारे घर में सबके पास पासपोर्ट है, मेरी बेटियां बाहर में हैं, हम लोग सब हम्म। जाके बाहर आते रहते हैं, लेकिन उमर ने पासपोर्ट नहीं बनाया। तो तो मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा बच्चा जो अच्छा, उसके अंदर कहीं से भी कोई दूर दूर तक भी कम्युनलिज्म टच करके नहीं गया है। हम्म। वो पूरा कंप्लीट थारो सेकुलर वो है, और उसने लड़ाइयाँ भी ऐसी ही लड़ी है। सीए तो ये पहला केस है जो मुसलमानों के इशू को लेकर खड़े हुए, हालांकि सीए का भी जो मुखालिफत थी वो इस बुनियाद पे थी कि वो मुसलमानों को अफेक्ट कर रहा था, इसलिए थी कि वो एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बन गया था। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जेएनयू के अंदर से कुछ ऐसे बच्चे खड़े हुए हैं जो पूरे समाज के लिए सोचते हैं, पूरे देश के लिए सोचते हैं, समाज के निचले तबकों के लिए सोचते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो ये जो सरकार आई है, अब आप देखिए जेएनयू पे बहुत जबरदस्त हमले हो रहे हैं, वहाँ की स्टूडेंट मूवमेंट पे हमले हो रहे हैं, वहाँ बिल्कुल। के शिक्षा की नीतियां बदल दी गई हैं, बहुत सारी कुछ हो रही है। तो ये सरकार नहीं चाहती है कि समाज में कोई ऐसे तबके खड़े हों जो उसको आईना दिखा सकें। ये बिल्कुल। एक सिलसिला है जो जिसको बुनियाद बना के उमर खालिद भी उसी उसी लपेट में आए। इलियास साहब, बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। वक्त देने के लिए बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।